हेलो गाइज, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर पूनम शर्मा लेके आई हूँ आपके लिए 10th क्लास बुक फर्स्ट फ्लाइट से फर्स्ट पोएम ए डस्ट ऑफ स्नो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस क्लास। गेट रेडी। This poem has been written by Robert Frost. In this poem, Robert Frost describes the action of the crow and about the hemlock tree and dust of snow in a beautiful manner. Generally, these things are symbol of negativity and symbol of sorrow. And in this poem, he describes in a beautiful manner. So, get ready. The way a crow. In this poem, the poet describing that the way a crow, वो तरीका जिस तरीके से, क्या कौन से तरीके से, वो तरीका जिस तरीके से कोवे ने सुक डाउन हिला दिया, गिरा दिया, क्या ऑन मी मुझ पर, क्या द डस्ट ऑफ स्नो, स्नो के सम पार्टिकल्स फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, के हेमलॉक ट्री से, हैज़ गिवन माई हार्ट, ये जो एक्टिविटी है एज ए रिजल्ट व्हाट हैपन विद हिम, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। कहते हैं कि इसके अंदर कभी ये बताना चाह रहा है कि जो डस्ट ऑफ स्नो है, व्हाट डू मीन बाय डस्ट ऑफ स्नो। सबसे पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं कि डस्ट ऑफ स्नो होती क्या है। सम पार्टिकल्स ऑफ स्नो इज कॉल्ड डस्ट ऑफ स्नो। जो स्नो के छोटे छोटे कण होते हैं वो डस्ट ऑफ स्नो होती है। वन डे द पोइट वाज गोइंग थ्रू ए फॉरेस्ट एंड देयर वाज ए हेमलॉक ट्री, or this tree was loaded with snow and there is snow falling also. So this tree was loaded with snow and the poet was standing under a hemlock tree. The hemlock tree is a symbol of sorrow, and hemlock tree is a poisonous tree. And one day he was standing under a hemlock tree. Suddenly a crow came and sat down on the branch of the tree and he shook, उसने हिला दिया। क्या हिला दिया? उसने हिलाया ब्रांच को। इस जैसे इस ब्रांच को हिलाता है तो एज ए रिजल्ट व्हाट हैपन, क्या होता है, वहाँ पर कुछ पार्टिकल्स होते हैं किसके, स्नो के, वो गिर जाते हैं किस पर, कवि के ऊपर गिर जाते हैं। एक्चुअली द पोइट वाज इन ए सैड मूड, ही वाज थिंकिंग, ही वाज वेरी सैड एंड ही वाज थिंकिंग समथिंग, एंड when the crow shook down the snow, then the snow fell down on the head of the poet and the poet changed his mind and his mood, or he became very happy. He said thanks to the crow for this action because due to this action of the crow his rest of the day was saved. वो इसलिए धन्यवाद करता है कि उसका जो बचा हुआ दिन है वो ख़राब होने से बच जाता है। अगर कोवे ने ऐसी हरकत नहीं की होती और उस पर जो सम पार्टिकल्स ऑफ स्नो नहीं गिराए होते तो उसका सारा दिन ऐसे ख़राब मूड में वो खड़ा होता, सोचता रहता और दुखी रहता। लेकिन अभी उसका जो दिमाग है, जो मूड है, अचानक चेंज हो जाता है। तो एक बार इसको ब्रीफली पढ़ लेते हैं, ध्यान से अच्छे से सुनिए। This poem has been written by Robert Frost. In this poem, the Robert Frost describe about the activity of the crow and dust of snow and the hemlock tree in a beautiful manner. One day the poet was going through a forest and he stood under a hemlock tree and he was thinking something. He was in a sad mood. Suddenly a crow came and sat down on the branch of the tree and the tree was covered with snow. The crow shook down the dust of snow on the head of the poet. As a result, he changed his mind and his mood. He thanks to the dust of snow and the crow. The poet thanks to snow for the rest of the whole day. उस स्नो के लिए, उस कणों के लिए और उस कोवे को वो थैंक्स बोलता है कि उसका जो बचा हुआ दिन है वो ख़राब होने से बच जाता है। द ट्री इज़ ए सिंबल ऑफ सोरो, इट इज़ ए पॉइजनस ट्री, और द स्नो इज़ सिंबल ऑफ डेथ। तो आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इससे रिलेटेड कुछ रिलेटेड डिवाइसेज हैं वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो इसकी राइमिंग स्कीम है क्या है वो देख लीजिएगा। इसकी जो राइमिंग स्कीम रहने वाली है वो है ए बी सी डी। ओके, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे राइमिंग स्कीम। अब यहाँ पर देखिए, जो आपका जो फर्स्ट क्रो की और स्नो की सेम साउंड है, जो राइमिंग हो रही है क्रो और स्नो की सेम है, तो हम यहाँ पर मान के चलेंगे ए। उसके बाद हमारी आती है नेक्स्ट मी और ट्री की जो राइमिंग वर्ड है वो बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पर हम लेके चलेंगे बी। क्या हो गई हमारी ए बी। उसके बाद अलग से निकल रही है हमारी हर्ट।
हट अलग से आवाज़ आ रही है। और जो हट से मिलता जुलता पार्ट कौन सा है, पार्ट से रिलेटेड है। हट पार्ट जो साउंडिंग है वर्ड्स की, जो हट के साथ जो कॉम्बिनेशन हो रहा है साउंडिंग का, वो राइमिंग साउंडिंग जो आ रही है वो क्या है, पार्ट की। तो यहाँ पर हम लेके चलेंगे सी, ठीक है। और उसके बाद जो मूड है और रूड है इसकी सेम आ रही है, इसको लेके चलेंगे डी। तो हमारी जो राइमिंग स्कीम रहने वाली है बच्चे वो क्या है, ए बी सी डी। आई होप आपको ये राइमिंग स्कीम बनाना आ गया होगा और समझ में आ गया कि कौन सी राइमिंग स्कीम इसके अंदर यूज़ की गई है। द राइमिंग स्कीम हैज़ बीन यूज्ड हियर, इट इज़ ए बी सी डी। ओके। अब आते हैं इसके बाद जो दूसरे लिटरेरी डिवाइसेज हैं वो कौन कौन से यूज हुए हैं। जो हमारा नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है वो है इंजैममेंट, ENJAMBMENT, इंजैममेंट। क्लियर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इंजैममेंट होता क्या है। इंजैममेंट व्हेन टू और मोर लाइन स्टार्ट्स और बी कंटिन्यू विदाउट यूजिंग एनी पंचुएशन मार्क्स, यानी जब दो या दो से ज़्यादा लाइनें बिना किसी पंचुएशन मार्क्स के लगातार चलती रहती हैं तो ऐसे सिचुएशन में जो हम यूज़ करने वाले लिटरेरी डिवाइस है वो हमारा है इंजैममेंट। तो बच्चों मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी जो स्टार्टिंग के लाइन से लेकर लास्ट तक जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ होने वाला है वो है इंजैममेंट। यहाँ पर भी कहीं पंचुएशन मार्क्स नहीं है, कहीं भी नहीं है, लास्ट में जाके फुल स्टॉप है। तो यहाँ पर हो गया हमारा इंजैममेंट। दोनों पैराग्राफ के अंदर, दोनों स्टेंजा के अंदर क्या है, हमारे इंजैममेंट का यूज़ किया गया है। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस आता है वो है बेटा एसोनेंस। क्या है, एसोनेंस। अब यहाँ पर वर्ड क्वेश्चन ये उठता है कि भाई एसोनेंस होता क्या है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, कौन सा लिटरेरी डिवाइस होता है एसोनेंस। व्हेन देयर इज अ रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड और लेटर, जब किसी वोवल साउंड की और वोवल जो आपका स्वर होता है उसकी रिपीटेशन की जाती है इन द मिडल ऑफ द वर्ड इन ए लाइन इज कॉल्ड एसोनेंस। ठीक है, तो वो हमारा एसोनेंस हो जाएगा। जैसे इसके अंदर ओ वर्ड आ रहा है तो ये बीच में यूज किया गया है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एसोनेंस, ASSONANCE। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा एक और यहाँ पर बन रहा है जो लिटरेरी डिवाइस है वो है हमारा एलिट्रेशन। क्या है बच्चे, एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन क्या होता है, इट इज़ ए रिपीटेशन साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट इन द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड इन ए लाइन, यानी कि जो कॉन्सोनेंट साउंड होती है या लेटर होता है जो शब्द के स्टार्टिंग में मिलेगा आपको, बार बार रिपीट होगा, यहाँ पर एच है। ठीक है, अगर ये लास्ट में मिलता है तो ये कॉन्सोनेंस है, अगर ये स्टार्टिंग में मिलता है तो ये आपका क्या है, एलिट्रेशन है। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं एलिट्रेशन, ALLITERATION, एलिट्रेशन। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट हमारा इसके अलावा आता है जो वो बच गया है वो हमारा है कॉन्सोनेंस। अभी मैंने आपको बताया था अगर स्टार्टिंग में है तो एलिट्रेशन है और लास्ट में या मिडल में आ रहा है तो रिपीटेशन जो है कॉन्सोनेंट साउंड की है, कॉन्सोनेंट लेटर की, दैट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंस। तो हमारा डी इज हैज बीन रिपीटेड हियर अगेन एंड अगेन, सो वी विल यूज हियर कॉन्सोनेंस, CONSONANCE, कॉन्सोनेंस। आई होप आपको ये पोइट्री अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सही समय पर आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।